हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू चैनल सक्सेस की फॉर सिविल इंजीनियरिंग। अभी तक हम लोगों ने प्री एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन किया था, ऑब्जेक्टिव अप्रोच हमारा था, बट अब हम लोग आकर के सब्जेक्टिव अप्रोच देखेंगे। आज की इस वीडियो में मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एनालिसिस करने वाला हूं। एनालिसिस बहुत ही जरूरी है मेंस एग्जामिनेशन में सक्सेस पाने के लिए, क्योंकि देखो प्री एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन होती थी उसमें ऑल द पॉइंट्स, जो भी पूरे सब्जेक्ट्स के पूरे पॉइंट्स होते थे, थॉरली उनको हमें देखना पड़ता था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से भी फॉर्म हो सकते हैं। लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक लिमिटेशंस है, वो कुछ फिक्स एरियाज हैं, फिक्स टॉपिक हैं, उन्हीं से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। तो पहले इसका एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का वो कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जहां से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का फ्रेम किया जा सकता है। तो हम लोग पहला एनालिसिस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, कि इस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का वो कौन सा टॉपिक है जहां से मेंस का क्वेश्चन फॉर्म किया जा सकता है। फिर देन उस टॉपिक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको हम लोग एक एक करके सॉल्यूशंस देखेंगे। ओके, तो मैं एस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का देखने जा रहा हूं, और इस चैनल पर आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सॉम और सॉइल मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चर, इनके सारी एनालिसिस और सारे प्रीवियस ईयर्स के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, जहां भी आपको लगे कि ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, कैसे इसको लिखना है, कैसे इसको सॉल्व करना है, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इस चैनल पे आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट तो हम लोग देखते हैं, इस सॉम का एनालिसिस करते हैं। अब इस सॉम के एनालिसिस में आप जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पहला चैप्टर जो आपका है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, फर्स्ट चैप्टर, इस चैप्टर से अब तक ये मैंने 2020 जो रिसेंटली एग्जामिनेशन 2020 एसएससी जेई का हुआ था, किस ईयर में? 2021 में। ठीक है, 2020 का एग्जामिनेशन कब हुआ था? 2021 में। तो वहां तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस हमने किया है कि अब तक जो आपका सॉम सब्जेक्ट है इसके किस चैप्टर से किस ईयर में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारी एनालिसिस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो जो आपका ये फर्स्ट चैप्टर है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इससे अब तक सिर्फ दो क्वेश्चंस आए हैं। पहला 2007 में और दूसरा 2009 में। पहला क्वेश्चन आपका है 15 मार्क्स का और सेकंड टाइम आया ये 10 मार्क्स का। ठीक है, तो ये इसकी वेटेज है। और जस्ट इसके बाद आप देखें स्ट्रेस स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन, इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं है, यानी अब तक इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करें किसका? एसएफडी एंड बीएमडी का। ठीक है, थर्ड चैप्टर एसएफडी एंड बीएमडी। आप देख सकते हो एसएफ एंड बीएमडी का ये टोटल 11 क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। कितने क्वेश्चन है? 11। ठीक है, अब ये चीज जैसे ही आपको विजुअलाइज होगा, दिखेगा, आप ऑटोमेटिक बता दोगे कि आपके इन 3 चैप्टर्स में से इंपॉर्टेंट कौन सा है। ठीक है, क्या सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन इंपॉर्टेंट है, या स्ट्रेस स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, या शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इंपॉर्टेंट है? कौन सा इंपॉर्टेंट है ये आपको खुद ब खुद लग जाएगा। किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है कि आपके एग्जाम में इस सब्जेक्ट में क्वेश्चंस कहां से ज्यादा चांस है फ्रेम होने का। ठीक है, ये एनालिसिस आपको खुद ही बता देगा कि ये वाला चैप्टर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है मेंस एग्जामिनेशन को लेकर के। ठीक है, तो आपके एसएफडी एंड बीएमडी में आपको दिख रहा है यहाँ पे कि इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस का मार्क्स भी मैंने इनके सामने दे दिया है। 7 में जो आया 15 नंबर का, 8 में 20 नंबर का, 2009 में 10 नंबर का, फिर 10 में 10 नंबर का, 2012 में 20 नंबर का, 14 में 30 नंबर का। रिसेंटली इस लास्ट लेटेस्ट ईयर जो एग्जामिनेशन आपकी हुई है 20 में, वो 20 मार्क्स का है। ठीक है, तो आप जरा एक चीज देखना कि 16 से 16, 17, 18, 19, 20 लगातार यहाँ से क्वेश्चंस आ रहा है, और मिनिमम जो स्कोर है इसका वो अभी रिसेंटली इधर 4 सालों में अगर देखा जाए तो 20 नंबर का तो मिनिमम पूछ ही रहा है। तो इस बेस पर आप कह सकते हैं कि ये जो एग्जामिनेशन 2021 का होने वाला है, कब होगा ये? 2023 या 22 में हो जाए। ठीक है, ये जो एग्जामिनेशन आपका होने वाला है, इस एग्जामिनेशन में मैक्सिमम चांस है आपका कि एसएफ एंड डीबीएमडी से एक क्वेश्चन होगा ही होगा, और जिसकी वेटेज कितनी होगी? अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स से लेकर के 25 मार्क्स के बीच में ये क्वेश्चन आपका रहना ही रहना है। ठीक है, और आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रेसेस इन बीम। इससे भी कितने क्वेश्चन आए हैं? 2 क्वेश्चन आए हैं। कौन सा? 2007 और 12 में 15-15 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट अगले टॉपिक्स की बात करते हैं, अगले चैप्टर्स की बात करते हैं इसी 100 में का।
तो सॉम का नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा टॉर्सन। टॉर्सन से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया है 16 में 25 नंबर का। फिर आपका इंपॉर्टेंट एक चैप्टर मिला यहाँ डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। यहाँ से देखो कितने क्वेश्चन बने हैं, 4 क्वेश्चन बने हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें कि यहाँ पे सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन एसएफडीबीएमडी और स्ट्रेसेस इन 4 चैप्टर में देखें तो एसएफडीबीएमडी से कितने 11 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है वहां से 2-2 क्वेश्चन आए हैं। लेकिन अब जो आप देख रहे हो टॉर्शन से 1 क्वेश्चन है और डिफ्लेक्शन बीम से कितना है, 4 क्वेश्चन है। तो अगर मैं अपने एनालिसिस की बात करूं तो इस एनालिसिस का रिजल्ट ये कहता है कि सबसे पहला फर्स्ट चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो है एसएफडी एंड बीएमडी। पहले इसको आपको कवर करना होगा। फिर सेकंड में आपको कवर करना होगा डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। ठीक है, सेकंड में कौन सा कवर करना होगा, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। और फिर थर्ड आपको कवर करना होगा ये चैप्टर, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दिख रहा होगा, यहां से भी कितने 4। हालांकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर है ये आपके सॉम का पार्ट नहीं है, ये आपके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पार्ट है। ठीक है, ये कहाँ का पार्ट है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। ठीक है, ये मैकेनिक्स में आपको पढ़ने को मिलेगा। लेकिन सॉम में इसका यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा है, यूज बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको सॉम में हमने कंसिडर कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो सॉम का इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, यानी इसको तो हमें पढ़ करके जाना ही जाना है, मस्ट है, श्योर है। ठीक है, हाँ, ये अगर पॉइंट्स कवर हो जाते हैं, ये तीनों चैप्टर आपके कवर हो जाते हैं, देन आफ्टर आप किसी दूसरे चैप्टर के ऊपर जाओगे इस सब्जेक्ट का। तो इसी तरीके से आपको सारे सब्जेक्ट की एनालिसिस करनी है। ठीक है, और एनालिसिस करने के बाद आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि इस 1 महीने में, अभी जो आपका 1 से 1.5 महीना 2 महीना टाइम आपके पास बचा हुआ है, इस 2 महीने में हमें किस तरीके से अपने प्लानिंग को, स्ट्रेटजी को लेकर के चलना है इस एग्जाम के लिए। ठीक है, अब चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट जो इस साल का क्वेश्चन है 2020 का, यानी जो लास्ट टाइम पूछा गया है उसके सॉम के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि क्लास में बहुत सारे बच्चों ने उस 2020 के क्वेश्चंस पे डाउट अपना बताया था कि ये डाउट है, तो उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये रहा आपका एसएससी सॉम का 2020 का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को समझेंगे ध्यान से। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो उसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप पढ़े हुए हो, आपने प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग करने के स्टेज में आप हैं। अगर आपका मार्क्स 120 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब है कि आप प्री एग्जामिनेशन में आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं इससे क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बीम है एबीसीडी जो 20 मीटर का है। ठीक है, पिक्चर में दिखाया हुआ है। तो ये आपका एक एबीसीडी बीम है और ये कितने मीटर का है, 20 मीटर का है। ठीक है, 20 मीटर की ये बीम हो गई। नेक्स्ट कह रहा है कि द बीम इज सपोर्टेड एट बी एंड सी। ये किस किस पॉइंट पर सपोर्टेड है, बी पर और सी पर। तो हमने क्या कर दिया, बी और सी पर सपोर्ट कर दिया। ठीक है, बी पर सपोर्ट कर दिया और सी पर सपोर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हैज एन ओवरहैंग ऑफ 2 मीटर। 2 मीटर का ओवरहैंग है ऑफ द लेफ्ट ऑफ सपोर्ट बी। बी के लेफ्ट साइड में, बी के लेफ्ट साइड में 2 मीटर का आपका ओवरहैंगिंग है। तो बी के लेफ्ट साइड में ये 2 मीटर का ओवरहैंगिंग दिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपका कि एन ओवरहैंग ऑफ के मीटर। कितने का, के मीटर। ये के अननोन है। के मीटर टू द राइट ऑफ सपोर्ट सी। सी के राइट साइड में के मीटर का ओवरहैंगिंग है, तो इसको हमने के मीटर दिखा दिया। ठीक है, विच इज इन द राइट हैंड हाफ ऑफ द बीम, यानी जो राइट हैंड का हाफ पोर्शन है उस साइड में है के, ये तो ये इधर आ ही गया। अब आपसे पहला सवाल इन्होंने पूछा, फर्स्ट पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के, यानी हमें क्या निकालना है, के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इफ द मिड पॉइंट ऑफ द बीम इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ध्यान दीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बीम का मिड पॉइंट है, अगर वो मिड पॉइंट क्या है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। यानी यहाँ पे एक इन्होंने क्लू दिया इसको कैलकुलेट करने के लिए कि जो मिड पॉइंट है आपका, वो मिड पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अभी ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो आपका है, इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मीनिंग क्या हुआ, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब यह हुआ कि अगर बेंडिंग मोमेंट अपना किसी भी पॉइंट पे साइन चेंज करता है, साइन चेंज करने का मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव में उसका साइन चेंज होता है। कर्व अगर चेंज हो रहा हो तो जिस पॉइंट पर वो नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, यानी कहने का मतलब जहां पे वो जीरो हुआ, ठीक है,
तो वहां का जो पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जरा ध्यान दीजिएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में आप ये भी कह सकते हो कि कोई भी कर्व, एनी कर्व, कोई भी कर्व अगर अपना साइन चेंज करता है किसी एक पॉइंट पर, तो उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर स्पेशली बेंडिंग मोमेंट की बात कर ले तो उसको हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दिया है, इसका मतलब कि आप शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट सबका जो वहां पे पॉइंट है वो वहां पे साइन चेंज हो रहा होगा। तो हम लोग बेंडिंग मोमेंट की बात लेकर के चलेंगे। ठीक है, क्योंकि स्पेशली बेंडिंग मोमेंट ही हमें रिजल्ट दिलाता है, इसलिए बेंडिंग मोमेंट को हम लोग कंसिडर करके चलेंगे। यानी बेंडिंग मोमेंट जिस पॉइंट पर नेगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव टू नेगेटिव कहीं भी जा रहा हो तो बीच में जीरो होगा ही होगा कहीं ना कहीं, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और वो पॉइंट कहां पे है, यहाँ पे सेंटर में है, बीच में है। ठीक है, ये बीच में पॉइंट हो गया। तो यहां पे कह रहा है कि अगर ये जीरो है, यानी मिड पॉइंट पर यहाँ बेंडिंग मोमेंट जीरो है, इन्फ्लेक्शन कहने का मतलब बेंडिंग मोमेंट अगर जीरो हो गया तो क्या होगा के का वैल्यू। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पिक्चर में और भी लोडिंग वगैरह को लेकर के दिखाया गया। ये देखिए आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यूडीएल लोड हो गया डब्ल्यू का, फिर यहाँ पे 5 डब्ल्यू का एक पॉइंट लोड हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड लोड हो गया। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहां से यहां ये बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, बी टू सी, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस 20 में से इधर का 2 माइनस कर लिया और इधर का k माइनस कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 18 माइनस के। ठीक है, 18 माइनस के। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर द अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट के लिए प्लॉट करना है आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। यानी ये सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया कि हमें एसएफडी और बीएमडी ये दोनों ड्रॉ करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या हो गया कि हमें क्या ड्रॉ करना है, एसएफडी एंड बीएमडी। ठीक है, एसएफडी एंड बीएमडी। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है के का कैलकुलेशन, और सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया, एसएफडी और बीएमडी कैलकुलेट करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू बता दूं कि कैसे हम लोग के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला तो काम आपको एसएफडी बीएमडी के किसी भी क्वेश्चन में आपको करना होता है कि रिएक्शन कैलकुलेशन। सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, रिएक्शन की कैलकुलेशन। जैसे रिएक्शन आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर आप कोई भी डेटा कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप अपना डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं क्वेश्चंस में, जो भी आपसे पूछा गया हो। तो अब हमारी बात है कि के की वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखिए, के की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल आप यहाँ पे 2-3 इक्वेशन लगा देंगे, के की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। कौन कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, तो देखो, आप एक इक्वेशन तो लगा दो समेशन ऑफ fy0। समेशन ऑफ fy0 लगाएंगे तो आपकी जो रिएक्शन है जो बी और सी पे जनरेट हो रही है, आरबी प्लस आरसी, इसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ जाएगा। फिर दूसरा इक्वेशन आप लगा दे समेशन ऑफ मोमेंट, कहीं एक जगह जीरो कर दे, या तो बी पे जीरो कर दे मोमेंट, या फिर समेशन ऑफ मोमेंट आप सी पे जीरो कर दे। अगर आप बी पे जीरो कर रहे हो तो आपको आरसी की वैल्यू मिल जाएगी, और अगर आपने सी पे जीरो किया है तो आरबी की वैल्यू मिल जाएगी। राइट, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, आरसी या आरबी का वैल्यू मिल जाएगा। और तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट इक्वेशन बनेगा यहाँ पे, तीसरा, इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को लेकर के। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहां पे है, मिड पॉइंट पे है, तो मिड पॉइंट पर मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो हम तीसरा क्या करेंगे कि मोमेंट को जीरो कर देंगे कहां पे, मिड पॉइंट पे, और यहां से हम या तो आरबी निकाल देंगे, यानी अगर लेफ्ट साइड से चले तो आरबी आ जाएगा, और अगर राइट साइड से चले तो यहां से आरसी भी आ सकता है हमारा। तो आरबी जो हमारा वैल्यू आया वो दो जगह से आएगा, एक तो आपने यहाँ MC इक्वल टू 0 करके निकाल दिया, और दूसरा आपने क्या निकाल दिया, मिड पॉइंट पे 0 करके निकाल दिया। अब इन दोनों आरसी को इक्वेट कर देंगे, के का वैल्यू आ जाएगा। या फिर हम लोग आरबी की आरसी की वैल्यू को ना इक्वेट करके आरबी की वैल्यू को इक्वेट कर देंगे, तो भी हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक जिनका कैलकुलेशन फास्ट होगा और जो इस प्रॉब्लम को अब तक अप्रोच को समझ पा रहे होंगे, उनको एक आइडिया मिल गया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपको आइडिया मिल गया है तो वीडियो को रोक करके और आप सॉल्व करें के का वैल्यू, और फिर आप देखें कि के का वैल्यू आपका कितना आता है। और अभी भी अगर प्रॉब्लम है तो आगे सॉल्यूशंस को वॉच करेंगे। चलिए देखते हैं आगे हम लोग फटाफट कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ओके,
चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला काम हमारा क्या हो गया, रिएक्शन की कैलकुलेशन करना है। रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमने पहले ये लोडिंग डायग्राम बना दिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोडिंग डायग्राम। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लोडिंग डायग्राम। अब इस लोडिंग डायग्राम पर पहला हमने इक्वेशन लगाया समेशन ऑफ Fy0। जब समेशन ऑफ Fy0 लगाएंगे, Fy0 का मतलब क्या हो गया, कि वर्टिकल फोर्स। तो वर्टिकल में देखो नीचे से ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में दो लग रहा है, एक बी पर और एक सी पर। तो ये जो दोनों रिएक्शन है वो ऊपर से आने वाले सारे लोड को तो वही बैलेंस करेगा। तो आरबी प्लस आरसी ये दोनों अपवर्ड लोड जितने ऊपर से डाउनवर्ड लोड आ रहे हैं, उन डाउनवर्ड लोड को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगा, आरबी प्लस आरसी इक्वल टू 0। ठीक है, ये रिएक्शन क्या आ जाएगा, सॉरी 0 नहीं, हाँ ये 0 नहीं होगा, आरबी प्लस आरसी इक्वल टू मिलकर कितने हो जाएंगे, ये 0 नहीं होगा, आरबी प्लस आरसी इक्वल टू मिलकर कितने हो जाएंगे, तो ये मिलकर हो जाएगा, तो कितना, यहाँ पे 5W है, यहाँ कितना है 5W, और ये जो आपका W है ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, इसकी यूनिट क्या होती है, किलो न्यूटन पर मीटर। इसकी यूनिट क्या होती है, किलो न्यूटन इंटू किलो न्यूटन पर मीटर। तो आपको लेंथ से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो लेंथ से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये फाइनली लोड बनेगा, और यहाँ टोटल लोड कितना बन जाएगा, तो 20 का डिस्टेंस है टोटल, तो 20 इंटू डब्ल्यू। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5W, और प्लस में कितना आ जाएगा 20 इंटू डब्ल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 25। ठीक है, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 25W। तो हमारे पास एक इक्वेशन ही आ गया। अब यहां से आरबी और आरसी की वैल्यू सेपरेट तो नहीं हुई, लेकिन आपके पास एक इक्वेशन आ गया। यानी अगर आरबी निकल जाए तो मैं इसमें आरबी को उधर ले जाकर माइनस कर दूं तो आरसी आ जाए, और अगर मैंने आरसी कैलकुलेट कर लिया तो यहाँ आरसी की वैल्यू पुट कर दूंगा तो आरबी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दूसरा इक्वेशन अप्लाई करके देखते हैं। सेकंड इक्वेशन अप्लाई करते हैं। इसके लिए फिर से हमने एक लोडिंग डायग्राम का पिक्चर बना लिया। अब मैं यहाँ पे मोमेंट कहाँ जीरो कर रहा हूँ, सी पर। अब देखो सी पे जब आप जीरो करोगे तो ये जो सी वाला रिएक्शन है, ध्यान से देखना, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस पूरे क्वेश्चन का। ये स्लाइड जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सी वाला जो रिएक्शन है इसकी वजह से तो मोमेंट आएगा ही नहीं, क्योंकि आप तो इसी पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, तो जब आप सी पे जीरो करेंगे तो आरसी जो है वो पिक्चर में आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे वैल्यू किसका निकल के आ जाएगा, आरबी का। ठीक है, वैल्यू किसका निकल के आ जाएगा, आरबी का। राइट, चलिए अब देखते हैं कैसे होगा सी पर मोमेंट जीरो। तो सी पे जब आप मोमेंट जीरो करेंगे तो यहाँ पे एक एक करके वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। देखिए पहला आपका जो इक्वेशन है 5W, इसकी वजह से सी पॉइंट पर मोमेंट कितना होगा। ठीक है, इस सी पॉइंट पर, सी पॉइंट आपका यहाँ पे है और आप यहां से लिख रहे हो, तो देखो ये आपका लोड हो गया, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 20 में से माइनस कर दूं मैं के। ठीक है, 20 माइनस के, तो ये आ जाएगा पहला इक्वेशन, पहला मोमेंट। और ये मोमेंट का डायरेक्शन कौन सा होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारे पास पहला जो मोमेंट का टर्म आया वो कितना आ जाएगा 5W इंटू 20 माइनस के, और ये कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। राइट, तो हमने पहला इसकी वजह से लिख लिया। नेक्स्ट, जैसे हम आगे बढ़ते हैं वहां से, तो हमारे पास एक यहाँ पे रिएक्शन मिलता है आरबी। अब इस आरबी की वजह से मोमेंट कहां पे निकालना है, सी पे निकालना है। कैसा आएगा ये इस डायरेक्शन में आएगा। आरबी नीचे से लग रहा है ना ये, तो ये किस आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, यानी ये कैसा आएगा, क्लॉकवाइज। और मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो आरबी से इतना डिस्टेंस रखना है, और ये डिस्टेंस कितना है 18 माइनस के। ये डिस्टेंस कितना है 18 माइनस के। तो सेकंड मोमेंट का हमारा टर्म क्या आ जाएगा, आरबी इंटू 18 माइनस के, और ये कैसा आएगा, क्लॉकवाइज। ये कैसा आएगा, क्लॉकवाइज। अब ध्यान दीजिएगा, एक आपका एंटी क्लॉक है, दूसरा आपका क्लॉक है, तो किसी एक को आप पॉजिटिव कहोगे और किसी एक को क्या बोलोगे, नेगेटिव बोलोगे। ठीक है, तो लेट सपोज स्टार्टिंग वाले टर्म को मैंने पॉजिटिव कह लिया, तो इसका साइन मैंने यहाँ पे माइनस कर दे रहा हूं, नेगेटिव में दे दे रहा हूं। क्लियर ना, अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगली हमारी टर्म कौन सी होगी, तो मैं सी पर यहां पे मोमेंट जीरो कर रहा हूं, है ना, मैंने इसका ले लिया और इसका ले लिया आरबी। अब हमारे पास ये यूडीएल है। अब ये जो आपका यूडीएल ये दिख रहा है, इन सारे यूडीएल का टोटल लोड अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो जो आपका टोटल लोड होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ सेंटर पे आएगा। ये टोटल लोड कहाँ आएगा, सेंटर पे आएगा, और वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 इंटू डब्ल्यू।
20 इंटू डब्ल्यू। अब सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस हमें देखनी है, ये पॉइंट है ना सी, तो सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस देखनी है, ये कितना होगा। तो देखो अगर ये सेंटर है यानी ये टोटल यहां से यहां तक तो 10 हो जाएगा, क्योंकि टोटल तो 20 है, तो 20 का आधा कितना 10, और 10 में से अगर ये k माइनस कर दूं ये वाला टर्म तो ये आ जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू यहां से यहां तक हो जाएगी 10 माइनस k। ठीक है, और डायरेक्शन कैसा आएगा, तो ये डायरेक्शन अगेन ये डायरेक्शन आएगा, यानी कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म हमारा कितना हो गया 20w इंटू 10 माइनस के, और डायरेक्शन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज को अभी हम लोगों ने यहाँ पे पॉजिटिव माना था, ये पॉजिटिव माना था ना एंटी क्लॉकवाइज को, तो यहाँ क्या कर लेंगे, पॉजिटिव कर लेंगे। ठीक है, सारे मोमेंट्स हमने सी पर लिख लिए 0, अब इक्वल टू मैं यहाँ पे 0 लगा दूं, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन से आप आरबी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आरबी का वैल्यू फाइनली आ जाएगा कितना, 25w इंटू 12 माइनस के बाई 18 माइनस के, ये आपके पास फाइनली क्या आ गया, आरबी का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे दोनों अननोन है, देखो दो अननोन है ना, एक आरबी ये खुद ही पता नहीं है आपको, और यहाँ के टर्म्स में आ रहा है, और के भी क्या है, अननोन है। तो हमें एक दूसरा इक्वेशन और लिखना होगा, क्योंकि दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन रहेंगे, दो अननोन, इजीली सॉल्व कर पाएंगे हम लोग। तो मैं अब दूसरा इक्वेशन यहाँ पे लिखने जा रहा हूं। अब वो दूसरा इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो दूसरा इक्वेशन लिखने के लिए क्वेश्चन में दिए उस क्लू को हम लोग यूज करेंगे, कि क्लू क्वेश्चन में क्या बोला कि इसका सेंटर पॉइंट जो है वो क्या है, इन्फ्लेक्शन है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी सेंटर पॉइंट पर भी मोमेंट क्या होना है, 0 होना है। तो हम लोग या तो लेफ्ट साइड से मोमेंट 0 कर दें, या तो राइट साइड से मोमेंट 0 कर दें, कहीं एक साइड से 0 कर देंगे तो हमारे पास एक सेकंड इक्वेशन आ जाएगा। अब किधर से 0 करें, तो चूंकि हमने आरबी का वैल्यू कैलकुलेट कर रखा है, तो अगर मैंने लेफ्ट साइड से 0 किया तो लेफ्ट साइड से आरबी वाला इक्वेशन आएगा, तो इसलिए राइट साइड को मैं छोड़ रहा हूं। ठीक है, आप चाहो तो राइट से भी कर सकते हो, उधर से भी आंसर आएगा, लेकिन उसके लिए फिर आपको आरसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेफ्ट साइड से मिड पॉइंट पर मैं मोमेंट 0 करने जा रहा हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन का ये क्लू था। क्वेश्चन में क्लू क्या गया था, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के इफ द मिड पॉइंट ऑफ द बीम इज इन्फ्लेक्शन पॉइंट। मिड पॉइंट कैसा है, इन्फ्लेक्शन, तो मिड पॉइंट इन्फ्लेक्शन का मतलब कि मोमेंट एट मिड पर क्या होगा, 0 होगा। अब 0 मोमेंट आप मिड पॉइंट पे लिख रहे हैं, यानी कहीं यहां पे आप 0 लिख रहे हैं, तो यहां पे क्या क्या इक्वेशन बनेगा, तो मैं स्टार्टिंग से चल रहा हूं इधर से, 5w इंटू, अब ये मिड पॉइंट है तो यहां का यहां तक का डिस्टेंस क्या फिक्स है, 10 मीटर है ना, मिड पॉइंट है ना, हाफ है। तो हमारा पहला इक्वेशन आ गया 5w इंटू 10, और डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, ये ऐसे एंटी क्लॉक। ठीक है, डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉक हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट अगला इक्वेशन हमें कौन मिलेगा, तो आरबी, ये नीचे से लग रहा है ना ऊपर की तरफ आरबी, और ये कैसा आएगा, क्लॉक डायरेक्शन में, ये कैसा आएगा, क्लॉक डायरेक्शन में। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो देखो यहां से पूरा डिस्टेंस तो 10 था, 10 में से ये 2 चला गया तो बचा कितना, 8। तो नेक्स्ट आपका टर्म कितना हो जाएगा, आरबी इंटू 8, और ये कैसा, क्लॉकवाइज। अगेन एक एंटी क्लॉक एक क्लॉक, तो एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां हमने अगर पॉजिटिव साइन दे दिया तो यहाँ पे क्या लेंगे, नेगेटिव साइन ले लेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब हमें वैल्यू देखना है किसका, हमने मिड पॉइंट पे 0 किया था, तो देखो इस लेफ्ट साइड में ये यूडीएल भी तो है ना, तो इस यूडीएल की वजह से भी तो मोमेंट लिखनी होगी। अब इस यूडीएल का टोटल लोड कहीं यहां पे सेंटर पे लगेगा। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 इंटू डब्ल्यू, 20 नहीं, इस बार 10 इंटू डब्ल्यू लेकर के चलेंगे, क्योंकि लेफ्ट हाफ पोर्शन की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पे। तो ये हो गया 10 इंटू डब्ल्यू। ठीक है, कितना हो गया ये, 10 इंटू डब्ल्यू, और ये सेंटर पे लगेगा, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 5। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। तो आपका हो जाएगा 10 इंटू डब्ल्यू इंटू 5, और अगेन ये कैसा आएगा, एंटी क्लॉक, और एंटी क्लॉक आएगा तो इसको हम लोग किस में लिख लेंगे, प्लस में लिख लेंगे, इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन से आरबी की वैल्यू हम लोग सॉल्व करेंगे, एक वैल्यू आएगा आरबी का, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 100w बाई 8, ये आ गया आरबी का वैल्यू। और एक आरबी का वैल्यू हमने के टर्म्स में ऑलरेडी पहले निकाल रखा है,
सेकंड जो इक्वेशन लगाया था c पॉइंट पर मोमेंट जीरो किया था, तो उससे और इनसे जब आप कंपेयर करेंगे तो k का वैल्यू आपका इजीली सॉल्व आउट होकर के आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, जो हमारा इक्वेशन 2 और 3 से सॉल्व करेंगे तो वी गेट द वैल्यू ऑफ k, वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा थर्ड इक्वेशन है जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, और ये हमारा सेकंड इक्वेशन है जो हम लोगों ने पिछले स्लाइड में कैलकुलेट किया था। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू आपका आ जाएगा। अब आपने जो k का वैल्यू कैलकुलेट किया उससे मैच करा ले तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर, है ना, ये आपका हो गया फाइनल आंसर, k का वैल्यू हो गया। ओके, नाउ अब हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं इसका शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है, शियर फोर्स जो सेकंड पार्ट था इस क्वेश्चन का वो हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं, शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है, चलिए शियर फोर्स डायग्राम के लिए टू ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लोडिंग डायग्राम को ड्रॉ कर लिया। अब देखिए जब आप मेंस एग्जामिनेशन में लिखेंगे तो शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जहां भी आप ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे तो लोडिंग डायग्राम दिखाने के बाद आप इन सारे पॉइंट्स का प्रोजेक्शन ले लेंगे। जहां जहां आपके पॉइंट पर सपोर्ट है या फिर कोई पॉइंट लोड लगा हुआ है तो वहां से क्या करोगे आप इस तरीके से प्रोजेक्शन ले लेंगे। ठीक है, और डायग्राम के जस्ट नीचे आप शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। जितनी भी आपकी कैलकुलेशन होगी वो कहीं और होगी, लेकिन डायग्राम के आगे पीछे कुछ भी नहीं होगा। ये सारे डायग्राम सीक्वेंसली अरेंज होंगे, पहले लोडिंग डायग्राम, फिर शियर फोर्स डायग्राम, फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट ये हमने बीम एक्सिस ले लिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीम एक्सिस। ठीक है, इसी पे हमारा सारा का सारा डायग्राम ड्रॉ होगा, यानी ये एक मेजरमेंट है जीरो लाइन। ठीक है, इससे ऊपर जाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव जाएगा, इससे नीचे जाएंगे तो वैल्यू नेगेटिव जाएगा। इस तरीके से हमने इसको अरेंज कर लिया, ये हमारा बीम एक्सिस है। डिस्टेंस की मेजरमेंट हमारा यहां से होगा, यहाँ पे सारी वैल्यू जीरो में होंगी, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे बढ़ेंगे तो नेगेटिव। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमने प्रोजेक्शन ले लिया, अब हम लोग शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हुए जाएंगे। तो चूंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है, मैंने क्लास में बहुत बार आपको ये सारी चीजें बताई हैं कि शियर फोर्स डायग्राम से बनाना अगर आपको है लोडिंग डायग्राम से, तो आपके पास एक इक्वेशन होता है dv by dx इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, dv by dx क्या है, स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम, स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम, और ये क्या होता है, नेगेटिव टाइम्स डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, नेगेटिव टाइम्स डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी आपको डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को देखना है और उस हिसाब से आपका स्लोप जो है वो डिसाइड होगा। और जब आप स्लोप माइंड में डिसाइड करेंगे तो स्लोप का नेचर बताएगा कि आपको किस तरीके से डायग्राम को प्रोसीड करते हुए जाना है। राइट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है इस क्वेश्चन सॉल्यूशन का, इस शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे आप लोग। ठीक है, और आई थिंक क्लास में मैंने बहुत बार इन चीजों को एक्सप्लेन भी किया है। चलिए आइए देखते हैं फिर। तो अभी फिलहाल हमारा ए से बी तक का, ए से पहले अब ए पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट लोड है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड है। तो इस कॉन्सेंट्रेटेड लोड की वजह से शियर फोर्स डायग्राम सडनली क्या होगा, ड्रॉ डाउन होगा, नीचे की तरफ जाएगा। क्यों नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाएगा? तो रीजन ये है क्योंकि लोड का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। तो लोड के डायरेक्शन में ही, जो लोड की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में ही शियर फोर्स डायग्राम सडनली चेंज होता है ड्यू टू पॉइंट लोड। और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में ये हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन के हिसाब से हम स्लोप सोच करके ड्रॉ करेंगे। तो हमने पहले क्या कर दिया, यहाँ पे ड्रॉ डाउन करा दिया। ठीक है, अब ये जो ड्रॉ डाउन कराया है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, अब ये जो पॉइंट की दूरी है यहाँ पे, ये कितनी हो जाएगी, तो ये उतना ही अमाउंट का होता है जितने अमाउंट का आपका उसके ऊपर लोडिंग किया गया है। तो लोड कितने का है, 5W का, तो आपका ये वैल्यू भी कितना होगा, 5W, यानी आप जीरो से कितना नीचे आ गए, 5W नीचे आ गए। राइट, अब आगे चलते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, आप चाहो तो लिख भी सकते हो। ठीक है, मेंस एग्जामिनेशन में इसको डिटेल्ड सॉल्यूशन में आप ऐसे लिख भी सकते हैं, फॉर ए स्पैन ए टू बी, फॉर ए स्पैन ए टू बी के लिए बात करते हैं। तो ए टू बी में हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है वो कांस्टेंट है, हर जगह कांस्टेंट है ना, यूडीएल हर जगह कितने का है, W का है। यहाँ पे W, यहाँ पे W, यहाँ पे W, यहाँ पे W, ये A से B तक हर जगह कितने का है, W का है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कांस्टेंट है।
अगर आपका ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कांस्टेंट है तो स्लोप ऑफ एसएफडी बीएमडी, स्लोप ऑफ CR4 डायग्राम क्या हो जाएगा, ये साइन माइनस है फॉर्मूले में, और क्या आ जाएगा कांस्टेंट, यानी कैसा आएगा स्लोप, नेगेटिव कांस्टेंट, यानी CR4 डायग्राम का स्लोप कैसा हो गया, नेगेटिव कांस्टेंट। अब नेगेटिव कांस्टेंट ग्राफ कैसा जाता है, तो नेगेटिव कांस्टेंट जो है वो ग्राफ, अगर आप यहाँ ओरिजिन पर है तो यहाँ से नेगेटिव कांस्टेंट तो नीचे की तरफ ऐसे ही जाएगा ग्राफ, ठीक है, क्लियर है। तो हमारे पास एक आइडिया हो गया कि हमें कैसे डायग्राम को लेकर के प्रोसीड करना है। तो हमने इसमें क्या कर दिया, नेगेटिव कांस्टेंट ये डायग्राम बना दिया, ठीक है। हम अब पहुंच गए यहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे आ गए। अब इस वाले पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी ये अगर आपको जानना है तो इसके लिए हम यूज करेंगे एक कॉन्सेप्ट जो कि हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि चेंज ऑफ डिफरेंस ऑफ शेयर फोर्स एट एनी टू पॉइंट, किसी भी दो पॉइंट पर शेयर फोर्स का डिफरेंस दैट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम बिटवीन दैट पॉइंट, उन्हीं दोनों पॉइंट के बीच लोडिंग डायग्राम के एरिया के बराबर होता है। तो ये वैल्यू है 5W, ये वैल्यू नहीं पता तो मान लिया शेयर फोर्स V। अब ये V माइनस 5W जो आप करोगे ये किसके एरिया के बराबर आएगा, तो ये जो आपका एरिया है UDL का इस एरिया के बराबर हो जाएगा। अब ये एरिया कितना है, तो इस एरिया को निकालना वेरी इजी, बहुत ही आसान है, रेक्टेंगल है, हाइट है W का और लेंथ है 2 का, तो 2W, तो इसको हम लोग कितना लिख लेंगे 2W, तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7W, राइट, यानी V की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 7W। तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया। अब यहां से जैसे ही फिर फॉरवर्ड आप चलेंगे तो आपके पास RB का रिएक्शन यहाँ पे लगा हुआ है। अब ये RB की वैल्यू कितनी है ये आपने कैलकुलेट किया ही है, ये RB का वैल्यू कितना है, तो ये RB का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया था लास्ट टाइम पिछले स्लाइड में, है ना, मैं एक बार दिखा देता हूं आपको। ये RB का वैल्यू आपने पिछले स्लाइड में कैलकुलेट किया है ना, यहाँ पे ये 100W/8 कह लें, या अगर इस 6 की वैल्यू को इसमें पुटअप कर दे तो भी ये दोनों इक्वल ही आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। तो 100W/8 से आप कैलकुलेट कर लें, तो 4 से अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो 4 से 25 और ये कितना हो जाएगा 2, यानी 25W/2, यानी ये कितना हो जाएगा 12.5W, ठीक है। या आप 6 वाला वैल्यू इसमें रख करके यहां से भी कैलकुलेट करेंगे तो वो भी सेम ही आएगा, कितना आएगा 12.5W, राइट। तो हमारे पास ये 12.5W आ गया, तो हम लोगों ने यहां तक पहुंच गए थे। अब ये वैल्यू कितना है 12.5W, और ये रिएक्शन आपके पास 12.5W का जो है ये किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हमारा शेयर फोर्स डायग्राम किधर शिफ्ट होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमने शेयर फोर्स डायग्राम को यहां से अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट किया, ठीक है। और कितने से शिफ्ट किया, तो अभी हम लोग यहाँ पे कितने पे हैं, मैं इसको यहाँ हटाता हूं, यहाँ से हम लोग कितने पे हैं 7W पे हैं, और हमें कितना जाना है 12.5 जाना है। तो पहले तो आप ये सोचो कि 7W से आप यहां तक आते हैं इस बीम एक्सिस पर, तो आपने 7W तो ट्रेवलिंग कर ली और आपको कितना ऊपर जाना था 12W, तो अब यहां से यहां तक ये तो 5W ही ऊपर जाएगा ना, तो यहाँ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5.5, 12.5 था ना, सॉरी, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 5.5, राइट। तो हमारे पास यहां तक के डायग्राम बन गए, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे की डायग्राम के लिए अगेन हम लोग बात करेंगे, लिखेंगे क्या कि फॉर ए स्पैन B2C, फॉर ए स्पैन B2C। अब B2C के लिए चलेंगे, अगेन हम लोग लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो फिर लिखेंगे हम लोग कि स्लोप ऑफ SFD ये कैसा जाएगा, नेगेटिव और कांस्टेंट जाएगा, और नेगेटिव एंड कांस्टेंट जो आएगा तो ये ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, कैसे भी जा सकता है। कैसे पता करेंगे कि कौन सा हमारा लाइनिंग सही आएगा नेगेटिव कांस्टेंट के लिए, तो देखो इसके लिए ना वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। आप एक काम चीज देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जब आप स्टार्टिंग में यहाँ 0 से 5W पे आए थे, ठीक है, इसके बाद आपका ये नेगेटिव कांस्टेंट जा रहा था, तो ये एरिया को आपने इसमें ऐड कर दिया तो नीचे चलेगा। ये एरिया कितना था 2W था ना, 2 का हाइट और W का 2 का लेंथ और ये W का हाइट, 2W एरिया इसमें हमने प्लस कर दिया, यहाँ पे आ गए।
यानी आप क्या देख रहे हो कि एरिया को हम यहाँ पे प्लस कर दिए तो नीचे आ गए। उसी तरीके से अब यहाँ से डाउन जा रहा है, तो यहाँ से डाउन जा रहा है तो वैल्यू तो कम होता जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये एरिया निकालेंगे, ये एरिया कितना, ये वाला एरिया, और इस एरिया को इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि डाउन जा रहा है ना ये। तो ये एरिया कितना है, 12 का डिस्टेंस है ना ये 12 का, और हाइट कितने का है, W का है, तो 12W। अब 12W इसमें से माइनस करेंगे तो नेगेटिव में ही जाएगा, तो ऑफकोर्स क्या होगा, नीचे में आएगा, यानी ये पहले ही कहीं पे कट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, पहले ही जीरो हो जाएगा। तो एक तो ये था आइडिया लगा लेना, ठीक है। अगर यहाँ किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि सर कैसे आपने ये बता दिया कि 12W इसमें से माइनस कर ले, तो फिर एक काम करो, आप इक्वेशन लिख लो। इक्वेशन क्या लिख लो कि मान लो कि ये कहीं भी जाकर के इसको टच करता है, आई डोंट नो कि कहां टच करेगा, लेकिन कहीं भी अगर कट करता हो, टच करता हो, तो वहां पे तो शियर फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो, 5.5W माइनस V, यानी 5.5W माइनस 0 इज इक्वल टू, इस डिस्टेंस को हम मान ले x, तो ये x का डिस्टेंस और ये हाइट, ये एरिया कितना हो जाएगा, W इंटू x। तो यहां से देखो x की वैल्यू तो आ जाएगी ना। अब ये x की वैल्यू कितनी, W से W कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5.5, यानी पता चल गया ना आपको कि ये 5.5 पर ही जीरो होगा, ठीक है। तो हम ऐसे ही पता कर सकते हैं कि ये कहां पे जीरो होगा। तो हमने क्या कर दिया, इस तरह से ड्रॉ कर लिया। अब इस जहां पे जीरो हुआ वहां पे हमने एक पॉइंट का नाम दे दिया E, ठीक है। डिस्टेंस कितना हो गया, 5.5। अब अगर ये वाली वैल्यू 5.5 है तो इधर वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 12 माइनस, क्योंकि टोटल बीच वाली लेंथ कितनी थी, 12, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6.5, राइट। अब हमें निकालना है ये कि सर यहाँ का शेयर फोर्स कितना होगा, जो हमारा ऊपर से आया, तो यहाँ का शेयर फोर्स कितना होगा। तो अगेन फिर से मैं कहूंगा कि देखो ये 0 पॉइंट था, अब 0 से जब आगे बढ़ोगे तो वैल्यू बढ़ता हुआ जाएगा। तो जब बढ़ता हुआ जाएगा तो इधर वाला जो एरिया है, इस पॉइंट से इधर का, यानी ये जो एरिया है, इस एरिया को इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इस एरिया को इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये कितना होगा ऐड होने के बाद, तो ये 6.5W, तो 6.5W हो गया शेयर फोर्स। अगेन हमारे पास एक रिएक्शन है C पॉइंट पर, है ना, यहाँ पे C, ये RC रिएक्शन है। तो ये RC रिएक्शन किधर की साइड है, अपवर्ड साइड में। तो फिर हमारा शेयर फोर्स डायग्राम किधर शिफ्ट होगा, अपवर्ड साइड में शिफ्ट होगा। तो हमने क्या कर दिया, शेयर फोर्स डायग्राम को अपवर्ड साइड में शिफ्ट कर दिया, ठीक है, अपवर्ड साइड में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। कितना RC का वैल्यू कितना है, अब उस पर डिपेंड करेगा कि ये कितना जाएगा। तो RC की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है, कैसे, तो देखो RB प्लस RC जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था वो हमारा कितना आया था, 25W। मैं यहां लिखता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को विजिबल हो। मैं यहां पे लिख रहा हूं ताकि आपको विजिबल हो, ठीक है। ये रब कर दिया इसको। नाउ सो हमारे पास जो इक्वेशन थी RB प्लस RC, ये वैल्यू कितनी थी, 25W, और RB की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी कितनी, 12.5, ठीक है। RB की वैल्यू कितनी थी, 12.5W। तो RC हमारे पास आ जाएगा, इसको उधर ले जाकर माइनस कर लेंगे, ये भी कितना जाएगा, 12.5। अब 12.5 में से 6.5 तो आपका यहाँ पे आ चुका है, यानी यहां से आप यहां तक गए तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6.5, और हमें 12.5 जाना है तो और हम 6 जाएंगे, यानी ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6W, राइट। ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6W। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो हमने यहाँ वैल्यू कितना लिख लिया, 6W। अब अगेन हमें यहां से वापस आना है, तो फिर ये नेगेटिव कांस्टेंट ही है हमारा स्लोप, ठीक है। कैसे नेगेटिव कांस्टेंट है, तो dV बाई dx इक्वल टू माइनस W है। अब ये W UDL कांस्टेंट है, ये तो हमारा कांस्टेंट है, और साइन यहाँ पे नेगेटिव है, तो स्लोप कैसा हो जाएगा, नेगेटिव कांस्टेंट। स्लोप कैसा हो जाएगा, नेगेटिव और कांस्टेंट। तो हमें नेगेटिव कांस्टेंट आना है। तो आप कहोगे सर यहाँ भी तो क्लियर हो सकता है कि ये ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए। तो फिर आप चेक कर लो ना, चेक कर लो, कैसे चेक करेंगे हम लोग, तो ये वाला एरिया देखते हैं, ये टोटल एरिया कितना है, 6 का ये लेंथ, और ये हाइट कितने का, W का, 6W का, और आप हो कहां पे, 6W पे ही हो। तो 6W में से 6W हटाएंगे तो ये कितना आएगा, 0 आएगा, यानी ये पूरा लेने पर 0 आएगा। यहां आकर के ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये स्ट्रेट आएगा, नेगेटिव कांस्टेंट है ना, तो ये स्ट्रेट आएगा, ये आ जाएगा 0। क्लियर है। तो हमने क्या कर दिया, एक लाइन ऐसे स्ट्रेट लाइन हमने बना दिया नेगेटिव कांस्टेंट का, और ये वैल्यू हमारा आकर के यहाँ पे 0 कर देगा,
क्लियर है? तो हमारे पास कंप्लीट हो गया शियर फोर्स डायग्राम। अब ये शियर फोर्स डायग्राम जो नीचे शिफ्ट हुआ वो नेगेटिव में और जो ऊपर शिफ्ट हुआ वो पॉजिटिव में। ठीक है, हमारे पास फाइनली ये हमारा शियर फोर्स डायग्राम बनकर के कंप्लीट हो गया। अच्छा, क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया तो उसमें प्रिंसिपल वैल्यू को इंडिकेट करने के लिए कहा गया था। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है कि अपने क्वांटिटी में जो अपना उसका टर्म है उस टर्म में उसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो यहां पर शियर फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी दिख रही है? 7। शियर फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना दिख रहा है? 7। ठीक है, अब थोड़ा सा डायग्राम आप देख लें कि ये 7 वाला पॉइंट जो है वो इसके करीब में यहाँ पे दिख रहा है, यानी ये 6.5 ऊपर ही होता और ये 7 नीचे होता। डायग्राम में थोड़ा सा इन सब चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा आपको। मैंने यहाँ पे 6.5 इस लेवल पे दिखा दिया और 7 यहाँ पे, जो कि ये गलत है। ठीक है, ये क्या है? गलत है। थोड़ा सा ये वैल्यू जो है वो कुछ इस टाइप से होना चाहिए था, ऐसे। ये 6.5 ऊपर ही रहना चाहिए था, 7 नीचे रहना चाहिए था, राइट। तो आपका मैक्सिमम शियर फोर्स का वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है? 7W यहाँ पे दिख रहा है। तो ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू है इस डायग्राम का। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू, तो इनको इंडिकेट करते हुए आपको डायग्राम बनाना था। तो ये आपके पास फाइनली शियर फोर्स डायग्राम आपका बन करके कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसी से हम लोग क्या बनाएंगे? इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। आई होप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप एक बार ट्राई करें बनाने के लिए। अगर नहीं बनता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी सीखेंगे कैसे ड्रॉ करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। और भी क्वेश्चंस अगर आपका डाउट है, और भी क्वेश्चंस का आप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करेंगे। मैं ईयर वाइज उन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेकर के आऊंगा जो भी आप चाहें यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।